और आरोपी कहने में बहुत अंतर है। वो एक आरोपी है, अपराधी कोई नहीं कह सकता। ये सर तो आरोपी है, मैं भी यही कह रहा हूं, आरोपी है तो आप बताइए ना, आरोपी इनको ये तो बताइए, इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति, आलोक जी, नीचे कोई खड़ा व्यक्ति को ये कह देगा आलोक जी ने मेरी जेब काटी, उनके कहने से आप अपराधी नहीं हो जाएंगे? का आप आरोपी हो सकते हैं? कोई कहेगा तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सामने आके जवाब तो दूंगा। बिल्कुल, वो बात अगर मैं जनता को दिखता है ना, मैं सामने तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये डिमांड कर सकते हैं, मैं सामने तो आऊंगा। अगर मैं सही हूं तो मैं खड़ा कहूंगा कि नहीं मैं सही हूं, देखो आप जो चेक करना चेक कर लो। अब आपके सवाल का जवाब दे दें, अगर आप थोड़े बिल्कुल जब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। नहीं बिल्कुल, मैं जवाब के लिए तो बैठा हूं, दीजिए आप, जनता भी देखेगी। मेरा इतना सा आलोक जी आपको समझाने का प्रयास है, मैं जुडिशरी से जुड़ा हुआ हूं। एफआईआर दर्ज होना अलग चीज है, गैर जमानती वारंट आना अलग चीज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि गैर जमानती वारंट इनके इशू की जाए। एफआईआर दर्ज हुई है, वो जांच होगी, जांच में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह चुके हैं कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए। सुनिए आप, ठीक है, तो वो सरेंडर कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। हाँ, ये सरेंडर कर देना चाहिए। कहा उन्होंने, उनको निर्देशित किया है, नहीं किया, ये मुझे नहीं पता। नहीं, आप सुनेंगे तो बोलो, नहीं तो बताए। आप भी संजीव पात्रा बनना चाहते हैं तो अलग बात है। चलो 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 बोले, चले बोलिए, आप बोलिए आलोक जी, एक बार सुनिए, मैं आपको इतना, मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधि हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कह दिया, इसका मतलब प्रशासन को डायरेक्शन है कि उनको सरेंडर करना देना चाहिए। और अगर आपका ये बनता है तो आपको वहां जाके उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो आपकी तफ्तीश में अगर आ रहा है कि वो अरेस्ट होना चाहिए तो अरेस्ट होना चाहिए, उनका ये सीधा सा एक मत है। मैं यादव साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे लिए गायत्री प्रजापति एजेंडा नहीं है। नहीं, चुनाव हमारे लिए एजेंडा है। गायत्री प्रजापति, ये हो सकता है कि देखिए बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, आपको जवाब देना होगा, लेकिन हमारे मन से उत्तर प्रदेश के 7 चरण के पूरे चुनाव को हम थोड़ा कंक्लूड करना चाहते हैं, उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। आप लोगों की जो जुबानी जंग रही है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और आप लोगों के दावे जो हैं उन पे चर्चा करना चाहते हैं। गायत्री प्रजापति जैसे बहुत सारे अपराधी हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं, हमारा उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो एक मंत्री है, इस नाते वहां पे अपोजिशन में बीजेपी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो डिमांड कर सकती हैं, उनका राइट है। बट ये कोई डिस्कशन का ऐसा भारी विषय नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये हो सकता है आप लोगों के लिए राजनीतिक मंच का एक बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन जन टीवी के लिए सिर्फ एक छोटा सा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री है जिसपे आरोप लगा है और उनके नोटिस जारी हो चुके हैं। ये बस हमारे लिए एक विषय है। तो अगर आपको लगता है आलोक जी का जो आरोप उसमें आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे 1 मिनट में आप इसको फ्री करिए। देखिए, मैं इतना सा ही कहना चाह रहा हूं कि वो अभी आरोपित है, आरोप उनके बयान होंगे। बयान लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एम्स के अंदर गई थी दिल्ली, वहां जो पीड़ित पक्षकार है उन्होंने बयान नहीं दिए, उनका बयान वहां पे हो नहीं पाया। जब तक उनके बयान नहीं होंगे आप उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक प्रोसिक्यूटर्स के बयान नहीं होते हैं तब तक वो कोर्ट के अंदर 164 के बयान कराएगी पुलिस, वहां पे भी बयान होंगे उनके। जब 164 के बयान हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध हो जाएंगे, तब वो पता चलेगा कि वो बात जो उन्होंने एफआईआर में कही वो सच है या गलत है। नहीं तो 161 के बयान दर्ज करेंगे, फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। ये इस मैटर में तो इतना सही कहना है मेरा। जहां तक आपने चुनाव की बात करी है, देखिए आप सीधा बिल्कुल साफ सा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में बहुत ज्यादा पीछे चली गई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्रिस्तान और शमशान इस तरह के मुद्दे उठाए, और उस मुद्दे उठा के इन्होंने एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम किया कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एक ध्रुवीकरण किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की वहां पे इज्जत बच के, इसके अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 दिन से जो वाराणसी के अंदर जो धरना दे रखा है, उनके पास ये साफ रिपोर्ट आ गई थी कि जो वाराणसी की 3 जो शहरी विधानसभाएं हैं, तीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। तो उन प्रधानमंत्री जी ने उसको अपना प्रतिष्ठा का इशू मानते हुए वहां पे 3 दिन का ये रोड शो का जो कार्यक्रम किया, पहला रोड शो जो फ्लॉप गया, उसको फ्लॉप होने की वजह से इनको दूसरा और तीसरा रोड शो भी करना पड़ रहा है। माननीय राहुल जी का, माननीय अखिलेश जी का जो रोड शो हुआ, वो उनसे पत्रकारों के जो स्टेटमेंट थे उनके अनुसार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 गुना उससे बड़ा बताएगा, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के हलचल मची। आरएसएस का पूरा एजेंडा, पूरी जो कमेटियां हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि हम यहां पे जीत नहीं रहे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां, अब मैं बौखलाए शब्द तो इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके एक चिंता की बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाराणसी में हार गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देश के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ जाएंगे कि आपकी लोकसभा में अच्छा रिजल्ट नहीं आया।
पूरे उत्तर प्रदेश में रिजल्ट जो भी रहे, लेकिन वो अपना रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए आरोप है ये कि अब केवल बीजेपी बनारस में अपनी बनारस को उन्होंने अपना मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री का। ये खैर आंकलन अपना अपना है। ये आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 दिन तक। वैसे एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा गिरिराज जी, आपका भी आरोप यही होगा क्योंकि आप लोग गठबंधन से वहां लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त बनारस में 3 दिन रुकने की वजह से निशाने पे हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां के, बीजेपी के चीफ कैंपेनर हैं। वो पहले दिन से ही ये कहा जा रहा है कि मोदी हमारा फेस है। तो ये तो अंडरस्टूड था कि मोदी चाहे एक विधानसभा क्षेत्र में रहे या अपने लोकसभा क्षेत्र में रहे, लगातार उन्हीं के पहले दिन से प्रचार, जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे तब से ही मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो और ये एक उनकी अपनी एक रणनीति भी हो सकती है कि जब वो गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, गुजरात को उन्होंने छोड़ा और उत्तर प्रदेश को रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश महत्व 2014 में ही तय हो चुका था कि 17 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मोदी का रुकना एक मुझे लगता है कोई राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, यूपी का जो चुनाव है, चुनाव पहले रोज से ही या चुनाव की तारीख आने के पहले से ही सभी पार्टियों ने अपने तैयारियां चालू कर दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारा समाजवादी से अलायंस हुआ, बसपा चुनाव मायावती जी लड़ा रही हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि देश का प्रधानमंत्री, इतिहास इस बात को दोहराता है, आज तक आजादी के बाद कोई सा ऐसा प्रधानमंत्री जो यूपी से लगातार प्रधानमंत्री आए हैं जीत के, जिसमें माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी भी थे, 3 बार प्रधानमंत्री बने, कभी ऐसा स्तर, ऐसा हल्कापन। और जो आलोक जी अभी इसके बात कर रहे थे मीडिया की, इसी ने लिखा है कि मोदी के बोलने का तरीका प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं। ये मीडिया लिख रहा है, आपका बयान लिख रहा है। ये आप आपने अभी जो दिखाया था, ये जो है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं क्या है। आप लोग एक बार मेरी सुन लीजिए। ये देखिए, कांग्रेस के जो मुखपत्र पर जो संपादकीय था उसको अखबार ने छापा है कि कांग्रेस ने ये लिखा है, कांग्रेस का तरीका। हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का यूपी के अंदर, पूरे यूपी में पहला चरण हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों चरणों में जो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, उसके बाद में बहुत बड़ी घबराहट महसूस हुई। और घबराहट महसूस हुई, सुनिए तो सही यार, आप सुनिए तो सही यार, ये क्या तरीका यार, ये क्या तरीका, आप डिबेट में बैठे हैं, पढ़े लिखे आदमी, आप डॉक्टर कहलाते हैं, आप डॉक्टर कहलाते हैं, ये कोई तरीका आपका, ये कोई बात थोड़ी है आपकी, आप बोलने नहीं देंगे यार, ये कोई बात थोड़ी है आपकी, आप बोलने नहीं देंगे, आप बोले थे हम चुपचाप सुन रहे थे ना, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल तरीका है, आपकी झूठ सुनने नहीं बैठे हैं, आप झूठ सुनने नहीं बैठे हैं, जब आप झूठ व्यक्त कर रहे थे हम सुन रहे थे, राज्य प्लीज आप घबरा रहे हैं, जनता को सुनाइए। आलोक जी प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप जब बोल रहे थे, दोनों सुन रहे थे, आप सारी चीजें सच बोल रहे हो। ये कहां लिखा हुआ है कि बीजेपी जो बोलती है वो सत्य बोलती है, दूसरे लोग बोलते हैं वो आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं, तो आप सुनिए, देखिए आप बिल्कुल सुन रहा हूं योगेंद्र जी, मत करिए आप, सॉरी माफी चाहता हूं, आपका जब नंबर आएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए, आप जैसे तो नहीं बोले क्या, बोलिए, थोड़ी होगी बात का, लड़ाई हो गई, ये यहाँ बैठने का मतलब नहीं हो, समय खराब करने का। आलोक जी प्लीज एक बार सुनिए, हमारी डिबेट का स्तर बिल्कुल नहीं है, ना हम इस तरह की हाइप चाहते हैं कि आप लोग लड़ते रहे, हम बैठे बैठे मुस्कुराते रहे, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, बोलेंगे बीच के अंदर, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सुनिए बोलिए गिरिराज जी। देखिए, निश्चित रूप से यूपी के चुनाव में पहला चरण हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी घबराहट हुई और उस घबराहट का नतीजा यह था, इन्होंने देखा कि चुनाव यूपी का हमारे हाथ से निकल रहा है। इनके आंतरिक जो संगठन थे उनकी रिपोर्ट थी कि चुनाव हमारे हाथ से पहली बात तो ये, जब से कांग्रेस का और समाजवादी का गठबंधन हुआ उसी समय से इनकी बहुत बड़ी चिंता और घबराहट हो गई थी कि ये क्या हो गया। और यूपी की जनता ने, मेरा छोटा सा सवाल है योगेंद्र जी, हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसी में मैं एक जानना चाहूंगा एक बात मैं आपसे, कि देखिए राजनीतिक दल जब लोकतंत्र का मैदान जंग है, ये भी चुनाव भी जो होते हैं और हर पार्टी अपनी तरह से अपने अंदाज से लड़ना चाहती है, और ये अंडरस्टूड होता है कि कौन किसके साथ साथ जा सकता है, कौन किसके साथ हाथ मिला सकता है, ये सब जानते भी, वाकिफ होते हैं सब एक दूसरे से। बावजूद इसके ऐसा क्यों लगता है कि सामने वालों की घबराहट हो गई थी? और दूसरा जो मेरा सवाल था कि नरेंद्र मोदी के बनारस में 3 दिन की उपस्थिति
क्या वास्तव में एक राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? वो वहां के सांसद है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा योगेंद्र जी ये है कि यूपी के चुनाव में जैसे जैसे सिने सिने चरण आगे बढ़ते गए, 3 चरणों के बाद चौथा चरण हुआ, चौथा चरण आते आते इन्होंने पूरा ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर सांप्रदायिक रंग घोलने का प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्य देखिए देश का कि देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ जनता को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उस जनता के लिए इन्होंने मतलब अपने मुख से यह कह दिया कि शमशान और कब्रिस्तान। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? विदेशों में क्या साख बनेगी भारत की? आप ईद और दीपावली की बात कर रहे हैं कि बिजली अगर आनी चाहिए तो ईद पे, तो दीपावली पे भी आनी चाहिए। क्या तार जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है करंट के अंदर कि ये ईद पे जाएगी, ये ना दीपावली पे जाएगी? ये क्या है ये देश का? ये देश, सबसे बड़ी बात है कि जो देश की जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां रही है, चुनाव आए चुनाव गए, इसके ऊपर अभी कल परसों मेरे पास किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री जो भाषण था पार्लियामेंट में, उसको ना भेजा। उन्होंने ये कहा जो विकास के लिए कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने किया, क्या किया? खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी का है, मैं सुनवा दूंगा कि 50 साल के अंदर देश ने वो प्रगति की है, उसको हम नकार नहीं सकते। यह बात बिल्कुल सही है कि देश जब आजाद हुआ उसके बाद देश ने जो प्रगति की है वो छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन चुनाव के अंदर विपक्ष की पार्टियों के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं कहने के लिए जो हम चुनाव में कहते हैं। ये खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्द हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद आप यूपी के चुनाव में आप कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, आप ईद की बात करते हैं, दीपावली की बात करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी सिमटती गई, इन्होंने आखिरी के अंदर आके और अपने बनारस को प्रधानमंत्री जी ने यह मान लिया कि यूपी तो हमारे हाथ से जा चुकी है, बनारस बच जाए जिससे मेरी साख बच जाए। ने मेरा आंतरिक जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो ना वो है, वो उसके अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होगा कि प्रधानमंत्री जी आप 3 साल के अंदर आपकी पार्लियामेंट के अंदर विकास नहीं किया। आपने कसम खाई थी मां गंगा की कि गंगा ने मुझे बुलाया। आज वही गंगा माता पूछ रही है कि 3 साल में क्या हुआ यूपी का, मेरा क्या हुआ, बनारस का क्या हुआ? ये सब ज्वलंत मुद्दे थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी 3 दिन रहे, 30 दिन रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, छोटे से ब्रेक, पूरे देश की जिम्मेवारी है उनके ऊपर। ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में वापस आऊंगा कि नरेंद्र मोदी का बिजली शमशान घाट का शब्द तो कांग्रेस को ठीक नहीं लग रहा, वो पोलराइज करने की बात से जोड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से बॉलीवुड की फिल्म बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को, यह कांग्रेस को कैसे उचित लग रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार थमने को लेकर के, और हम कहें कि पूरे अंतराल के दौरान वही चीजें रिपीट हो रही हैं। और जैसे हमने पिछली बहस में कहा भी था कि नेताओं के पास में स्क्रिप्ट का अब अभाव हो गया था और अब लग रहा था कि बस 7 से अगर 8वां चरण होता तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो अपने आप को माफ कर पाते कि नहीं कर पाते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इंतजार कर रहे थे कि सामने वाले मन से क्या भाषण आ रहा है, हमें उसका काउंटर करना है। अपने एजेंडे गौण हो चुके थे। जो मैनिफेस्टो है उसका शायद मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उनको भी नहीं मालूम होगा कि हमने घोषणाएं क्या की हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं था पूरे चुनाव के दौरान। और लास्ट में आकर के जब गायत्री प्रजापति को लेकर के चर्चा लगी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विरोधी बीजेपी हो चाहे मायावती जी रहे, वो पूरे टाइम उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ शब्द या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो एक जीवन बांध की तरह साबित हो रहे थे नेताओं के लिए कि चलिए कुछ सभाओं का काम इससे चलेगा हमारा। पूरा चुनाव, नोटबंदी, बीजेपी की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, उसे बुनाने की भरपूर कोशिश की गई। राहुल गांधी भी इस बार फिल्मी अंदाज में काफी दिखाई दे रहे थे। आखिरी सभा जो उनकी रही राहुल के और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही, उन्होंने बॉलीवुड का कैरेक्टर बताया पूरी तरह से कि वही स्क्रिप्ट राइटर हैं, वही एक्ट्रेस हैं, वही एक्टर हैं, सारी चीजें बॉलीवुड का पूरा को पूरा एक फेस है नरेंद्र मोदी। मैं जानना चाहता हूं गिरिराज जी आपसे कि मोदी जो आरोप लगा रहे थे वो एक छोटी भाषा थी, नहीं लगानी चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी साहब पूरी तरह से एक मजाक उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी का, बॉलीवुड का एक पूरा बॉलीवुड ही बता करके एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, सब कुछ वही है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के सामने राष्ट्रीय स्तर के नेता जो देश के प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ी साख होती है। देश में नहीं, विदेशों में, पूरे विश्व में साख होती है। उनको शब्दों का उपयोग करते समय सोचना चाहिए। आज यूपी चुनाव के अंदर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, किसानों के कर्जे माफ पहले कैबिनेट की मीटिंग में हो जाएंगे। आज उन्होंने 2 रोज पहले उन्होंने कहा कि किसानों के हैंडपंप जो है वो फ्री में बदले जाएंगे, जो खराब हैंडपंप है। आप चुनाव के अंदर चलते चुनाव कैंपेन में आप सांप्रदायिक मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, उसका पूरी ताकत से उपयोग किया, वो काम नहीं कर रहा आपका, तो आप इस स्तर पे आगे। आप जनता को कहना क्या चाहते हैं? बस ये इनके प्रकार हमारे सत्ता मिल जाए हमें। अरे सत्ता के लिए आप इस स्तर पे जा रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरा देश आपको देख रहा है, विश्व आपको देख रहा है। आप दिल्ली को सिंहासन को छोड़ के यूपी में बैठे हुए हो। आपका यूपी कोई उद्देश्य नहीं है, यूपी कोई भारत नहीं है। पूरा एक चुनाव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यूपी से अनेकों बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए, देश के प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्री बने, सब कुछ बने, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा ना वो। और फिर आपने 13 मंत्रियों को बनारस में लगा रखा है, 30 सांसदों को लगा रखा है, पूरे देश की आरएसएस को लगा दिया 5 विधानसभा क्षेत्रों पे। 403 से सिमटते सिमटते आप 5 के ऊपर आ गए, और 5 के ऊपर आपने 3 रोज से वहां डेरा जमा रखा है। आखिरकार देश के अंदर आप जो कर रहे हो, जिस तरह के आप तालियां बजा रहे हो, जिस तरह से आपकी घबराहट, आपका इतना स्तर ना हो गया कि आप पाइनएप्पल को नारियल कह रहे हो और झूठ बोल के उसको स्थापित करना चाहते हो। मीडिया सारा कह रहा है कि उन्होंने पाइनएप्पल कहा था, पाइनएप्पल कहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री उसको नारियल पानी बता रहे हैं, नारियल बता रहे हैं। तो ये सब जो बता रहा हूं, ये सब जो है ना, ये बॉलीवुड ही है। ये बॉलीवुड का जो है ना, ये जो सारे कृत्य जो है ना, ये सब इसी को दर्शा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने, मैं वही कह रहा हूं साहब कि मुद्दे और एजेंडे पूरे चुनाव में गौण होते दिखाई दिए। विकास एक एजेंडा हो सकता था, उसका जो किया उस पे चुनाव लड़ा। योगेंद्र जी, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने साफ ये कहा कि यूपी में विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट देगी जनता। और उन्होंने चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री तक को, कि खुली बहस, आप आ जाइए, लखनऊ आ जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, बनारस आ जाइए, देश के मीडिया को बुला लीजिए। यदि यूपी में विकास के ऊपर बात करनी है, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, मैं कहता हूं विकास हुआ है, तो आप खुले मंच से आइए ना, बहस कीजिए। किसी ने उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया। यह इस बात को दर्शाता है कि यूपी के अंदर मुद्दे इन्होंने खराब किए, विकास के नाम पे ये भटके, और ये खुद इन विकास को छोड़ के और शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दीपावली और इस तरह के जुमले के किसानों के कर्जे माफ होंगे, हैंडपंप फ्री बांटे जाएंगे, भ्रष्टाचार ना 2 व्यक्ति मिलकर लूट रहे हैं। अरे आप यूपी के
चीफ मिनिस्टर बनने थोड़ी जा रहे हो, आप प्रधानमंत्री हो देश के। एक स्टेट है, ठीक है, आप प्रचार करो पार्टी का, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म कर दी। सवाल इस बात चलिए, बिल्कुल। आलोक जी, लगातार प्रधानमंत्री के लंबे समय तक बनारस में टिके रहने पर प्रतिपक्ष से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। आपने सुना भी अभी गिरिराज गर्ग साहब को, विनोद यादव साहब को, इनका कहना है कि अब स्थिति ये बन चुकी है बीजेपी की कि यूपी नहीं सी, कम से कम बनारस तो अपने लिए बचा रहे, ताकि मोदी साहब दिल्ली जाके कह सके कि मेरा लोकसभा क्षेत्र तो बिल्कुल पूरी तरह से आज भी मेरे साथ है, सुरक्षित है। ये इनका आरोप है, मैं उस पर जानना चाहूंगा, हमारा आरोप नहीं है ये। दूसरी बात, लगातार जो बातें की जा रही थी, विकास का एजेंडा जो गौन हो गया, आपकी आइडियोलॉजी है या आपका मैनिफेस्टो है, उसका जिक्र नहीं हो रहा था कहीं पे भी। सिर्फ ये जिक्र हो रहा था कि सामने जो मंच है, यानी कि कहीं प्रतिपक्ष का जो मंच है, उससे जो बात निकल करके आएगी, उसमें हमारे को स्क्रिप्ट गढ़नी होगी। तो ये मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र में प्रचार का जो तरीका था, वो भी बहुत ज्यादा गर्त में ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की। देखिए योगेंद्र जी, पूरी जनता ने मैंने यहां बैठे हुए कांग्रेस प्रतिनिधि और समाजवादी प्रतिनिधि को भी सुना, और इन्होंने वही ये कार्य कर रहे हैं ना, जो आप ही देखिए कि इन्होंने भी सिर्फ एक ही, हर बात के अंदर प्रधानमंत्री का ये, मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही नहीं, इनकी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ लगा, इनके जो वरिष्ठ हैं, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे डिंपल यादव हो, वो भी वहां जाके सिर्फ मोदी ने ये कहा, मोदी ने वो कहा, तो क्यों आपको मोदी से इतना भय हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। पूरी जनता ये भी तो पूछेगी। देखिए, जो आदमी कार्य कर रहा है वो जनता के दिल में समा चुका है, जनता के लिए कार्य कर रहा है, जनता को पहचान रहा है, जनता के बीच से उठ के आया और जनता के लिए काम कर रहा है। तो इनको हो गया कि अरे, जो इतने साल से जो खेल बाजारी जो कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो बंद हो जाएगी। जो जिस तरह के कर रहे थे, और सबको पता है इसी चुनाव के जब टिकट वितरण से पहले क्या पिता पुत्र की लड़ाई, सभी जनता को, मैं उसको कहना नहीं चाह रहा, आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक इंगित कर रहा हूं कि वो क्या भूल गए क्या कुछ दिनों पहले तक क्या कारनामे हो रहे थे, क्या कसीदे गढ़े जा रहे थे। जो आज आप नरेंद्र मोदी के ऊपर ये कर रहे हैं कि वो क्यों 3 दिन गए धरना, इन्होंने कहा कि धरना दे रखा है। कोई अगर अपने सांसद जो जनता ने चुन के भेजा है, वो अगर जन के बीच में है, जनप्रतिनिधि है, उनका जनसेवक है, वहां गया तो क्या धरना हो गया? देखिए, मतलब इससे एक साबित होती है, पार्टी की सोच साबित होती है कि इनके क्या ये राजा समझते हैं अपने आप को, जीत के आते हैं, तो इनको लगता है कि वो गए तो धरना, जो जनता का सेवक है जाएगा। रही आपने विकास की बात, और आपने कहा कि जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हालत ये हो गई है कि जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बाकी आप एक है कि हमने तो हमेशा ये कहा है कि सबका साथ, और हमारे यहां कोई ऐसा नहीं है कि किसी के संग जुड़ा। उनने पहले कहा सबका साथ सबका विकास, तो सभी को लेकर साथ चलेंगे और विकास आपको दिखाएंगे। और अब ये जो बात कर रहे हैं कि यूपी में ऐसा होगा, यूपी में 230 से 250 सीटें आएगी योगेंद्र जी, मैं आज आपको बता रहा हूं, और आप ये देखिएगा कि सरकार भी उसी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और केवल यूपी नहीं, अभी हाल ही के रिजल्ट बता रहे हैं ना, देश का भी तो अभी बता रहे हैं। आप चिल्लाते रहिए, आप कहते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता जो रिसेंट में, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा हो, देश के अलग अलग भागों से जो रिजल्ट आए सबके सामने, सबने देखा, तो वही एक है और वही होगा। और इन्होंने अभी क्या कहा कि उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश छोटा है। ये कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। पहले तो अपनी सोच को आप बदलिए। सबका साथ सबका विकास की सोच जो है वो सिर्फ बीजेपी की सोच नहीं है, वो देश के लिए आप भी उसको अपनाइए, और उसको अपनाएंगे जब राष्ट्र हित में काम करेंगे, तभी आपके भी हो सकता है कि एक दिन फिरे और जनता को स्वीकार हो आप, जो कि अभी तक तो असंभव नजर आ रहा है। एक मायावती जी ने एक आरोप और लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अघोषित मुख्यमंत्री के चेहरे रहे। देखिए, अब मायावती जी ने आरोप लगाया है, आपको बताया योगेंद्र जी, उनका अघोषित, अगर वो आदमी कार्य कर रहा है, अघोषित ऐसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है ना, इन पार्टियों में कहता है मुख्यमंत्री का मतलब मैं राजा। जिसने ये पार्टी है सोच के बैठी है कि मैं राजा, वो ऐसा सोच सकते हैं। या तो चाहे मुख्यमंत्री होगा भाजपा में, चाहे प्रधानमंत्री होगा, वो सब जनता के सेवक है, जनता के लिए सब मिलकर काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस तरह की कोई होड़ नहीं है, ना कोई लड़ाई है। जो भी योग्य होगा, जो भी जनता के लिए कार्य करेगा, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब सामने आएगा तब सबको पता लग जाएगा कि जो आज कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए जी, गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं आप। योगेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आलोक जी ने 230 से 250 सीटें यूपी में बताई है। लोकसभा चुनाव में 332 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे थी। 100 सीटों का तो इन्होंने हार अभी स्वीकार कर ली। अपने 328 पे थी, 328 मान लें आप, 32 नहीं माने,
328 में से 230 से 250 के बीच में ये कहा बताया है। तो इसका नहीं, ये जो आंकड़ा आ रहा है बता रहा हूं। तो सही आपने बोले जाओ, आप ही के तो नाम तो 230 से 250 जो है इन्होंने खुद ने स्वीकार कर ली। 100 सीटों का तो इन्होंने 2.5 साल में जो देश का विकास किया, यूपी का विकास किया, उसके ऊपर ये खुद मान रहे हैं, इनकी पार्टी मान रही है। सबसे बड़ी बात रही दूसरी, इन्होंने कहा देश के अलग अलग प्रांतों से परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन मिला। बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में इनकी उस समय जो तात्कालिक सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें नहीं बचा पाई। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की बिहार में क्या बोलो। अब आप सुनिए तो सही, तो सुनिए तो आप यार, फिर वही बात है यार, सुनिए तो सही आप बोलिए। उसके बाद में 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 राज्यों के चुनाव में असम ने आपने दूसरे पार्टियों के असम गण परिषद और कांग्रेस से खरीद के आपने सरकार बनाई। 4 प्रांतों में आपके उम्मीदवारों की जमानतें नहीं बची। ये देश के परिणाम है। जो आप अभी कह रहे हो कि अलग अलग प्रांतों से समर्थन मिला, ये कहने की बातें हैं। बाकी आप ये चाहें 11 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, और अगर इतना ही बड़ा आत्मविश्वास था तो आपको जो स्तर और जो हथकंडे आपके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपनाए हैं, आप एक ही बात करते कि 2.5 साल में जो विकास किया है, यूपी के अंदर जो काम किया है, उसके आधार पर जनता तय करे और वोट दे हमारे को। आपका जब बड़प्पन रहता भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, कि आप जो विकास की बात कर रहे थे, आपने 403 सीटों में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सांप्रदायिक तो नहीं तो होता है, ये साथ दर्शा रही है, ये आपका चरित्र दर्शा रहा है, आपका चेहरा दर्शा रहा है। गिरिराज जी, मैं विनोद यादव साहब के पास में जाना चाहूंगा। विनोद जी देखिए, ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि लोकतंत्र के ऐलान जंग है, और इसमें जंग वही लड़ता है जो अपनी पूरी तरह से तैयारी से हो, कॉन्फिडेंस लेवल भी, आपके पास में वेपन्स भी होने चाहिए। लोकतंत्र का जंग इसी तरह का होता है कि आपके पास में आपका एजेंडा होना चाहिए, आपके पास में पूरी कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए, वही आपकी सेना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वही है। पिछले कुछ साल से केवल इसी की बात नहीं है, हम केवल बीजेपी को दोषी ठहरा है इस मामले में कि बीजेपी अपने एजेंडे पे बात नहीं कर रही थी। एजेंडे पे कोई बात कर रहा था पूरे चुनाव की, अगर हम बात करें तो? मैं योगेंद्र जी आपसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी ने जो चुनाव हुआ उसमें कहीं भी कभी भी अगर किसी भी तरह को ये कहा हो कि उन्होंने कहा कि ये मैंने विकास किया और आगे मैं ये करूंगा, उन्होंने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा। पूरा चुनाव, अगर आप पूरा ये 1-1.5 महीने का चुनाव का अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो उन्होंने हमेशा ये कहा, पहले मैंने ये विकास किया है, ये विकास कार्य किया, जनता के बीच में ये काम कर दिया, अब मैं आने वाले 5 साल के अंदर इस तरह के काम करूंगा। ये समाजवादी पार्टी ने पूरे में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो सबसे बड़े नेता के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा ये बात जब जनता के बीच में कही गई, किसी भी रिकॉर्डिंग को उठा के देख लिए, कोई बाइट ले आइए, उस बाइट के अंदर अगर उन्होंने कहीं भी ये कहा हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म जाति की बात अगर उन्होंने की है तो उसके लिए हम आपके आभारी होंगे, अगर वो आप हमें दिखा देंगे तो। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की जो आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने वेरी फर्स्ट डे ये कहा कि 2 शहजादे, आपने शहजादों का नाम दिया, फिर आपने कहा कि कब्रिस्तान, शमशान, फिर आपने कहा कि बुर्का, फिर आपने क्या कहा कि नहीं यहां तो ये ईद और दीपावली, शिवपाल जी ने क्या कहा ये भी तो सुनिए। फिर आपने क्या कहा, 4 बीबी 40 संतानें। तो ये जो लेके गए, आप बुरके की जगह पर्दा शब्द यूज कर सकते थे। अगर आपको ऐसी संभावनाएं थी कि यहाँ पे फर्जी वोट डलता है तो आप उस पर्दे का यूज करते। नहीं, उन्होंने लुटेरे भी कहा, एक ने यूपी को लूटा, एक ने देश को लूटा, एक लुटेरे हैं। ये आपके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए अच्छा क्या लूट लिया, क्या बता दिया आप? देखिए ना, आप अभी कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री है। हाँ बिल्कुल, क्या हो रहा था उन्हीं के घर पे? शिवपाल जी क्या कह रहे थे? क्या है उसकी पीड़ा, क्या है उसकी? तो जनता को देख रही है। 1 मिनट सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी 3 दिन से वाराणसी के अंदर है। वो देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा एक बहुत छोटी सीट, उससे 545